आपका भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फैसला ले लिया गया है। 2 बजे तक सभी दर्शन पास निरस्त रहेंगे। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं अयोध्या से, जिसमें सुगम और वीआईपी पास दोपहर 2 बजे तक निरस्त रहेंगे। देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में तैयारियां जो है वो भव्य की जा रही हैं। 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होनी है तकरीबन 8 मंदिरों की। 2 बजे तक सभी जो दर्शन पास रहेंगे वो रद्द रहेंगे, यानी कि निरस्त रहेंगे, जिसमें सुगम व्यवस्था, वीआईपी पास दोपहर 2 बजे तक के लिए निरस्त रहेंगे। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम दरबार सहित परकोटा के 6 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होनी और ऐसे में तैयारियां बेहद भव्य हैं। 3 दिनों तक ये भव्य उत्सव चलेगा, जिसको लेकर तैयारियां बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। आपको बता दें कि राम दरबार सहित परकोटा के 6 मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो समारोह है वो होने जा रहा है और ऐसे में आम लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जो लोग अयोध्या जा रहे हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि 2 बजे तक के लिए जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है, कार्यक्रम होने हैं, उसको लेकर जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं। 2 बजे तक सुगम और वीआईपी पास 2 बजे तक के लिए निरस्त रहेंगे। रुपेश हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, क्या और अपडेट सामने आ रही? फिलहाल 2 बजे तक के लिए वीआईपी पास और जो सुगम पासेस हैं उनको फिलहाल रद्द किया गया है और क्या व्यवस्था रहने वाली है? देखिए, बता दें आपको, जिस तरह से एक बात की जाए, 5 जून को लेकर के 2 बजे तक सभी दर्शन पास जो रहेंगे निरस्त कर दिए गए हैं। राम मंदिर में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी सुगम व वीआईपी पास जो है दोपहर 2 बजे तक निरस्त कर दिए गए हैं। इस दिन मंदिर में राम दरबार सहित परकोटा के 6 मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य जो है, आपके अगर बात की जाए वो जो आपके चंपत राय हैं, उनका ये कहना है कि जो है प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में के सभी जो है वैदिक आचार अयोध्या पहुंच चुके हैं और सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। 3 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन पूजा कर सकेंगे, लेकिन 5 जून को दर्शन व्यवस्था कुछ देर के लिए प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि इससे देखा जा रहा है कि जो है इस समय अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर व्यवस्था होनी है उसको लेकर भी यहाँ पर भीड़ रहेगी। बकायदा वैदिक आचार जो रहेंगे यहाँ पर, जो संत रहेंगे, महंत रहेंगे, जो पंडित रहेंगे, विद्वान रहेंगे, वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उसको लेकर के जो है 5 तारीख को जो व्यवस्थाएं जो है वो बंद रहेंगी। लेकिन अगर देखा जा रहा है तो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए, उनके लिए व्यवस्था जो अभी चल रही है वो चलती रहेगी, लेकिन जो पास है, वीआईपी पास है, उसको निरस्त कर दिया गया है। इस बीच देवी देवताओं की जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है और वहीं जो वीआईपी पास हैं, जो पासेस हैं, उनको 2 बजे तक के लिए रद्द किया गया है। फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया क्योंकि भीड़ रहेगी और ऐसे में और जो व्यवस्थाएं वहां पर रहती है, क्योंकि रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, भीषण गर्मी है। रुपेश, इसको लेकर और क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, भीषण गर्मी की अगर बात की जाए तो बकायदा ट्रस्ट ने जो है अंगल टीला के पास एक बकायदा तंबू कनात लगाया है। उसमें बकायदा जो है यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। बकायदा जल पियाओ की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु जब यहाँ से राम मंदिर से निकल रहे हैं आगे से जो मेन भक्ति पथ से, तो उसके बाद सीधे जो है यहाँ पर आ रहे हैं और आने के बाद जो है यहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, जल पी रहे हैं, उसके बाद विश्राम भी यहाँ कर रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था जो की गई है वो इस गर्मी को देखते की गई है और जिससे बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही, इस समय है भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए जो यहाँ के ट्रस्ट है बकायदा तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि 5 जून को जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है राम दरबार का, उसको लेकर तैयारी तो की जा रही है। बिल्कुल, तो तमाम भव्य तैयारियों के बीच जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसको लेकर प्रशासनिक अमला एक तरफ पूरी तरीके से तैयार है। के बाद भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 5 जून 2025 को रामलला के दरबार में अगर बात की जाए तो प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को होने जा रही है। तो 3 दिवसीय कार्यक्रम भी इसमें आयोजित किए जाएंगे। इससे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साक्षी होंगे। इस समय अगर बात की जाए तो हम रामलला के दरबार के सामने खड़े हैं। बताना चाहेंगे आपको, इस तरह से बात की जाए जो आयोजन होने हैं बहुत ही दिव्य भव्य तरीके से अब की किया जाएगा। अगर बात की जाए तो 3 दिवसीय राम दरबार को की होगी प्राण प्रतिष्ठा। 2 जून को सभी तरह से महिलाओं के द्वारा निकाली जाएगी कलश यात्रा और 3 जून को प्राण प्रतिष्ठा जुड़े अनुष्ठान शुरू होंगे। 4 जून को देवी देवताओं की मूर्तियों का अनुष्ठान होगा और 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा आरती के साथ अनुष्ठान का शुभारंभ होगा। 11:25 से 11:40 तक शुभ मुहूर्त पर प्राण प्रतिष्ठा शुरू होगी, जो 1 बजे दोपहर में समाप्त हो जाएगी।
पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है, मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। दीपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। तो 5 जून को भव्य प्राण प्रतिष्ठा, और आपने सुना कि किस तरीके से भव्य तैयारियां हो रही है। और आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 6 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी है। बढ़ते आगे, सोनभद्र से अगली खबर है। अंधविश्वास और झाड़ फूक में एक बच्चे की जान चली गई। सोनभद्र में जंगल गए बच्चे को सांप ने शिकार बना लिया। जंगल में बेहोश पड़ा मिला था। 12 वर्षीय दीपक अस्पताल की बजाय लोगों ने झाड़ फूक करा दिया, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई। ओझा रामविलास से झाड़ फूक करवाया गया। हालत जब बिगड़ी तो बच्चे को सीएचसी ले गए, लेकिन बच्चे की तब तक मौत हो चुकी थी। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मुर्ता गांव की घटना है। अस्पताल ले जाने की बजाय परिजन झाड़ फूक के सहारे अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन अस्पताल ले जाते बच्चे की जान चली गई थी। और जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल इसको बच्चे को ले जाया गया, लेकिन तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के मुर्ता गांव का ये मामला है। अंधविश्वास और झाड़ फूक में बच्चे की जान चली गई। सोनभद्र से एक खबर है। जंगल गए बच्चे को सांप ने शिकार बनाया था और बच्चे की मौत हो चुकी है। मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मनोज, क्या है पूरा मामला? बच्चे की मौत हुई और क्या बताया जा रहा है इसमें? बालक जो था वो महुआ बीनने के लिए गया हुआ था, जहां पर उसको एक जहरीले सर्प ने, बताया जा रहा है जहरीला सर्प जो था वो उसे डस लिया था। लेकिन इस चीज की जानकारी अभी परिजनों को नहीं हो पाई थी। परिजन को जब काफी देर के बाद, 1 घंटे के लगभग बताया जा रहा है कि 1 घंटे के बाद जब परिजन वहां पहुंचते हैं तो बच्चा अचेत अवस्था में मिलता है। तो उसके बाद वो सब वो जो पास का ही कोई गाँव होता है, चौना गाँव जिसे बताया जा रहा है, गाँव में वहाँ एक ओझाई का काम करने वाले वहाँ पे वो लेके जाते हैं और वहाँ पे बच्चे को ओझाई करते हैं। जबकि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। जब बच्चा थोड़ी देर बाद होश में जब आता है तो वो बताता है कि मुझे किसी सर्प ने काटा है। तो उसके बाद भी बच्चे को वो ओझाई में ही लगाए रहते हैं, लेकिन जब काफी देर हो जाता है तो वो। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। चिन्हट सुशांत गोल्ड सिटी से 4 ठगों की गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। ठगों ने महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। क्रिप्टो के नाम पर मुनाफे का लालच दिया करते थे। आरबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के नकली दस्तावेज बनाते थे। पुलिस ने अब 4 ठगों को रिमांड पर महाराष्ट्र ले लिया है। ठगों ने महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। बताया जा रहा है कि निवेश और क्रिप्टो के नाम पर मुनाफे का ये लोगों को लालच दिया करते थे। फिलहाल आरबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के साथ भी नकली दस्तावेज जिस तरीके से उन्होंने बनाए हैं, पुलिस ने 4 ठगों को रिमांड पर महाराष्ट्र ले गई अपने साथ। लखनऊ का ये मामला है। चिन्हट सुशांत गोल्ड सिटी से 4 ठगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ा मामला है। ठगों ने महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। निवेश और क्रिप्टो के नाम पर ये लोगों को जिस तरीके से मुनाफे का लालच दिया करते थे, आरबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के नाम पर इन्होंने नकली दस्तावेज तैयार किए और अब तक कई लोगों को ये ठगी कर चुके हैं। कई लोगों के साथ अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। चिन्हट सुशांत गोल्ड सिटी से 4 ठगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। ठगों ने महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया। अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या है मामला ये? देखिए, लखनऊ के चिन्हट और सुशांत गोल्ड सिटी से 4 ठग गिरफ्तार किए गए थे बीते दिनों और इन ठगों ने देखिए महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। ये आरोपी लोगों को निवेश और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 2 गुना मुनाफा देने का वादा करते थे और इन्होंने देखिए आरबीआई जैसे सरकारी एजेंसियों के जाली दस्तावेज भी बनाए और पुलिस 4 को रिमांड पर लेकर महाराष्ट्र ले गई है और इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। दरअसल देखिए इस पूरा मामला, ये जो पूरा मामला सामने आया, इसमें जब महाराष्ट्र की पुलिस ने एसटीएफ की मदद से लखनऊ के 2 इलाकों में 4 लोगों को पकड़ा, तब ये कार्रवाई थाने जनपद के मुमरा थाना में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर हुई, जहां पर देखिए ठगों ने आरबीआई समेत कई अन्य सरकारी एजेंसियों के जाली दस्तावेज का भी इस्तेमाल किया गया और पूछताछ में के लिए इनको पुलिस 4 को रिमांड पर लेकर महाराष्ट्र जो है वो ले गई है। देखिए थाने जनपद के देवीपाड़ा निवासी जो है कंप्यूटर व्यवसायी ज्योति प्रकाश ने मुमरा थाने में अपने साथ हुई 29 लाख रुपए की ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने देखिए शुभम सिंह पासवान, शुभम केसरवानी, आशुतोष
संतोष दत्त द्विवेदी, राजन सिंह और आशीष उर्फ अमित टंडन और विजय गुप्ता और सलमान के खिलाफ टेलविन नाम की फर्जी कंपनी बनाकर निवेश और क्रिप्टो करेंसी में जाता देकर दोगुना मुनाफे का नाम के लिए चार की गिरफ्तारी हुई है, 4 ठगों की, और महाराष्ट्र पुलिस इस वक्त इनको अपने साथ ले गई है, इनसे पूछताछ चल रही है। 100 करोड़ रुपए की ठगी का ये मामला है, सामने आया लखनऊ से। बताया जा रहा है इनके बारे में कि निवेश और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर लोगों को मुनाफे का लंबा लालच दिया करते थे। आरबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों के नकली दस्तावेज भी इन्होंने बनाए थे। एक और बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से ही बता रहे हैं, जहां पर 15 करोड़ 23 लाख लोगों को मुफ्त राशन योजना में संतुष्टि मिल रही है या ये नहीं मिल रही है, इसका फीडबैक जानेगी सरकार। कुल आपको बता दें कि 64.43% शहरी लोगों का इसका फायदा उठा रहे हैं और कुल 69.53 ग्रामीण आबादी इस योजना का फायदा उठा रही है। और अब हर महीने का फीडबैक लेगी यूपी सरकार। लाभार्थी संतुष्ट हैं या फिर नहीं हैं, इस बात का सरकार फीडबैक लेगी। सरकार योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेगी, इसके लिए खाद्य विभाग सॉफ्टवेयर विकसित करवा रहा है। ये बड़ी अपडेट सामने आई है। अब तक कई जो लोग हैं वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे ग्रामीण तबके की बात करें या फिर शहरी तबके के लोगों की बात करें। अहमर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, अब खुद सरकार ये जानने की कोशिश करेगी कि योजना कितना लाभान्वित कर रही है लोगों को या फिर नहीं कर रही है, फीडबैक लेगी, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए स्वाति, यूपी में 15 करोड़ 23 लाख लोगों को मुफ्त राशन योजना का सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। इस व्यवस्था में जो शहरी हैं वो तकरीबन 64% हैं और जो ग्रामीण हैं उनकी एक अलग तादाद है। तो अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फीडबैक लेने का काम करेगी कि इस राशन योजना का लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, कितना उनको अपने आप को सुरक्षित एक तरीके से महसूस कर रहे हैं। उसको लेकर राशन योजना के जो लाभार्थी हैं उनसे सीधी सरकार उनके संपर्क में जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से सॉफ्टवेयर एक विकसित किया जा रहा है जिसमें सीधी सीधी लाभार्थियों की जो जानकारी है वो डाली जाएगी, वो भरी जाएगी, जिससे सरकार को मालूम चलेगा कि 15 करोड़ लोगों से ज्यादा जो राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको कितना उससे फायदा पहुंच रहा है और क्या उसमें खामियां और क्या उसमें बेहतरी और की जा सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। अब लाभार्थी संतुष्ट हैं या फिर नहीं संतुष्ट हैं, इस बात का खुद फीडबैक लेगी सरकार। योजना के लाभार्थियों से सीधे कांटेक्ट करेगी। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क के पिता एरॉल मस्क भारत दौरे पर हैं। एरॉल मस्क की 5 दिवसीय भारत यात्रा है। ये 1 जून से शुरू हो गई है, जो कि 6 जून 2025 तक चलेगी। बीते दिनों 1 जून को देर रात करीब 10:27 पर एरॉल मस्क को दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते देखा गया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। एरॉल मस्क का ये दौरा बिजनेस और सांस्कृतिक नजरिए से काफी इंपॉर्टेंट है। करीब 5 दिनों तक वो भारत दौरे पर रहेंगे। इस बीच एरॉल श्री राम लला का आशीर्वाद लेने के लिए भी राम जन्मभूमि अयोध्या जाएंगे। भारत के 5 दिनों के दौरे के बाद एरॉल मस्क दक्षिण अफ्रीका के लिए भी रवाना होंगे। तो भारत का 5 दिवसीय दौरा काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है हर एक लिहाज से, चाहे बिजनेस के नजरिए से देखा जाए या फिर सांस्कृतिक। पिछले दिनों जो चीजें देखने को मिली अमेरिका में एप्पल से जुड़ी, ये माना जा रहा है कि भारत के साथ जो एक अहम कहा जा सकता है बिजनेस को लेकर एक नया स्टार्टअप भी किया जा सकता है। भारत पहुंचे एलॉन मस्क का जोरदार स्वागत किया गया। 5 दिवसीय भारत यात्रा पर एलॉन मस्क दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में वो 5 दिनों तक भारत रहेंगे, भारत भ्रमण पर रहेंगे और साथ ही साथ इसके बाद बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के लिए वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे और यहाँ पर अयोध्या धाम भी पहुंचेंगे, भगवान रामलला का आशीर्वाद भी लेंगे। कौशाम्बी से खबर है, उपचार के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है। डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। स्टाफ मौके से फरार है। तेज बुखार के चलते बच्चे को अस्पताल में लाया गया था और पुलिस ने परिजनों को शांत करवाया। मंझनपुर स्थित न्यू शांति अस्पताल का ये मामला है। 10 साल का बच्चा जिसकी मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल पर गलत उपचार करने का आरोप लगाया। बच्चे को तेज बुखार हुआ था, बच्चे को अस्पताल लाया गया, लेकिन यहाँ पर बच्चे की मौत हो गई। सर 2 दिन से बुखार आया था तो यहाँ पे ले आया, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल था, तो यहाँ भर्ती किए तो बोलते हैं कि कुछ देर बाद तो लड़का बोल रहा मेरे दर्द है यहाँ। फिर लैटरिन गया बिल्कुल स्वस्थ लड़का। फिर उनसे बोले कि सर यहाँ नहीं आपसे सही होगा तो हमको रिफर कर दो। 10 बार ही बोले कि हमको बाहर रिफर कर दो, हम बाहर ले जाएं, अपने लड़का दिखाएं।
कहते हैं इसमें नॉर्मल बिल्कुल बुखार जरा से आए तो इसमें 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। हर बार भी बोले 5 मिनट ठीक हो, जब उसके इंजेक्शन लगाए तो उसके मुंह से झांस निकली, तभी उसका प्राण टूट गया। बच्चा सर नॉर्मल एकदम ठीक ठाक था लड़का, अब खेलता हंसता था। हम जब आए तो हमसे डॉक्टर डिमांड करने लगा कि भाई इसको 50,000 दो। हमारे पास 25,000 कैश था, हम 25,000 दिए और 25,000 की व्यवस्था और कर रहे थे। तो इतने में कुछ देर बाद ये भागने लगे सारे डॉक्टर इधर करते, हम पैसे की व्यवस्था करने चले गए, सारे भागने लगे इधर। मौत कैसे हुई बच्चे के सर इंजेक्शन लगाया गया था। परिजनों ने सीधे सीधे आरोप अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स पर लगाया है कि गलत ट्रीटमेंट दिया गया, इसीलिए बच्चे की मौत हुई। प्रसिद्ध जुड़ चुके हैं। प्रसिद्ध, और क्या बात सामने आई है इसमें? ये देखिए, मंझनपुर स्थित न्यू शांति हॉस्पिटल का मामला है, जहां फतेहपुर के अजरौली गांव का एक सनी है जो 10 वर्षीय है, जिसके बुखार हुआ था और उसके जो परिजन है वो उसको न्यू शांति हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, जहां उसका इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि शनि को वहां के डॉक्टरों ने और प्रबंधक के द्वारा एक गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिससे इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी मौत हो गई। और वहीं परिजनों ने ये भी आरोप लगाया है कि उनसे 50,000 की डिमांड की गई थी, उन्होंने 25,000 रुपए दिए भी थे, बाकी की वो इंतजाम कर रहे थे। और वो लगातार ये भी कह रहे थे कि अगर उसकी हालत नहीं सुधरती है तो उसको रेफर कर दिया जाए, लेकिन जो अस्पताल प्रबंधक और डॉक्टर है वो जो बालक है उसको रेफर नहीं किए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि मौत के बाद से परिजनों ने वहां पे हंगामा भी काटा है। मौके पर पुलिस पहुंची है, परिजनों को शांत कराकर जो शव है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि पुलिस जो है वो कह रही है कि आगे की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होंगे वो जांच के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद आपका। सीतापुर में नशे में बारातियों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों से गाली गलौज और महिलाओं के साथ अभद्रता भी हुई। विरोध करने पर बारातियों ने परिवार को जमकर पीटा। जनाती भी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से मारपीट हुई। इस घटना के बाद महिलाओं सहित कुल 7 लोग घायल हुए। इमलिया के सुल्तानपुर थाना क्षेत्र गणेशपुर का ये मामला है। बारातियों में किसी बात को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ, जमकर मारपीट हुई। जनाती भी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों से उनकी भी मारपीट हुई। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। घटना में कई लोग घायल हुए हैं और इसमें महिलाएं भी घायल बताई जा रही हैं। सीतापुर से संवाददाता अवनीश जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या है मामला? आपको बता दूं, मिलिया सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र गणेशपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है कि शादी समारोह में बारातियों ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। शराब के नशे में बारातियों ने ग्रामीणों से गाली गलौज की और महिलाओं से भी अभद्रता की। बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर नशे में धुत बारातियों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। वहीं ग्रामीणों ने बारातियों से मारपीट देखकर जनाती भी जो है वहां पहुंचे, ग्रामीणों के साथ मारपीट हुई। इस घटना में महिला सहित लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। सभी घायलों को सीतापुर जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। वहीं पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, धन्यवाद आपका अवनीश जानकारी देने के लिए। तो जनाती भी मौके पर पहुंचे और जिस तरीके से विवाद हुआ है, पुलिस ने मामले में तहरीर ली है, जांच पड़ताल जारी है इस मामले में। संभल से अगली खबर है। घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ और व्यक्ति पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस इसकी तलाश में है। रोडवेज के पास का बताया जा रहा है पूरा मामला। घर में घुसकर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस व्यक्ति पर पत्थर फेंकने के भी आरोप हैं। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। संभल से सुनील राघव जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या बताया जा रहा है इस मामला? जी, मैं बता दूं, जैसा कि महिला ने तहरीर दी और आरोप लगाया है कि एक युवक जो कहासुनी करते करते घर में घुस जाता है और वो मारपीट भी करता है, गाली गलौज करता है। और उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ एक जो व्यक्ति और था, दूसरा उसने कोलिया भरी और उससे अश्लील हरकतें करने लगा। इस तरह का आरोप महिला ने लगाया और जो वीडियो थी बना करके वो वायरल भी थी और उसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और फिलहाल आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये संभल कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज स्टैंड के पास के मोहल्ले का मामला बताया जा रहा है। शुक्रिया आपका। हमीरपुर में कार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कालपी से सुमेरपुर जा रही थी बारात। नारायणपुर के पास नेशनल हाईवे 34 का मामला है। 2 बाराती इसमें घायल हो गए, जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं।
सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। 2 बारातियों की मौत जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल लाया गया है। कालपी से सुमेरपुर जा रही थी बारात, उसी दौरान ये दुखद हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 34 का ये मामला है। नारायणपुर के पास ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हमीरपुर में कार को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और मौके पर ही 2 बारातियों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। नारायणपुर के पास नेशनल हाईवे 34 का मामला। असद जुड़ चुके हैं। असद, क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर? और यह बताते हैं जैसे कि कार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी थी और 2 बारातियों की मौत हो गई है। 5 लोग घायल हैं। फिलहाल वहां पर स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य है, कोई भी जान की स्थिति नहीं है। जी धन्यवाद असद आपका। तो 2 लोगों की इस हादसे में जान चली गई जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जाम जैसी अभी स्थिति नहीं बताई जा रही है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी वो दिखा सकते हैं, जिसके बाद कटरा वैष्णो देवी आने वाले सभी पर्यटक कटरा स्टेशन से कश्मीर की तरफ प्रतिदिन प्रस्थान कर पाएंगे। दरअसल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, इसलिए मानसून की बारिश और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने की स्थिति में अगर जरूरत पड़ती है तो अमरनाथ यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती है। इसके बाद देश के सभी मेट्रो शहर सीधे तौर पर जम्मू से कनेक्ट हो जाएंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खुद प्रधानमंत्री अभी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं और ऐसे में लोग जो यात्रा करते हैं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की, उनके लिए यात्रा और भी ज्यादा सुगम होने जा रही है। तो जम्मू कश्मीर को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखा सकते हैं और ऐसे में ये सौगात रेल यात्रियों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सभी मेट्रो शहर सीधे तौर पर जम्मू से सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। कौशाम्बी में 13 दिनों से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं यहाँ के ग्रामीण। बिन बिजली 100 से ज्यादा घर गर्मी से बेहाल पड़े। विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीण बेहाल है। 20 मई को आंधी आई थी, विद्युत लाइन बुरी तरह से खराब हुई थी और ग्रामीणों की शिकायत के बाद अभी तक इसको दुरुस्त नहीं किया गया है, ना ही सुनवाई उनकी हो रही है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रदर्शन किया है। नगर पालिका भरवारी के पांडेमऊ गाँव का ये मामला है। 20 मई को आंधी से विद्युत लाइन बुरी तरह से खराब हुई थी और अब लगभग 10 दिनों के बाद भी अभी तक ग्रामीणों की शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। एक तरफ गर्मी का प्रचंड कहर जिस तरीके से जारी है, गर्मी से गांव वाले बेहाल हैं। नगर पालिका भरवारी के पांडेमऊ गांव का ये मामला है और अभी तक यहां पर बिजली को दुरुस्त नहीं किया गया है। समस्या ये है कि आज 20 तारीख से नाइट में जिस समय आंधी आई थी उस समय से हमारी लाइट बिगड़ी हुई है और आज समथिंग 15 दिन हो रहा है। हम लोगों ने कई जगह शिकायत करे लेकिन आज तक हमारी लाइट बनी नहीं है। समझ लीजिए पढ़ाई लिखाई में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है और प्लस जैसे कि हमारे पास मोबाइल हैं, उनमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं और आज तक और सबसे ज़्यादा तो पानी की दिक्कतें हो रही हैं सर। लेकिन आज 15 दिन से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। कई बार शिकायत भी करे, कई बार बताया भी गया, अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया लेकिन कोई समस्या का हल हमारा अभी तक नहीं कर पाए हैं। नाम बता दीजिए। तो 13 दिनों से यही हाल है। बिना बिजली से, गर्मी से बहुत बुरी तरीके से बेहाल हैं ग्रामीण। आप देखिए दुश्वारियां उनके सामने हैं। बड़ी बात यह है कि अपनी शिकायतें विभाग के पास लेकर गए, हंगामा भी लोगों ने किया लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफर रहा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ी बात यह है कि प्रचंड गर्मी का प्रकोप जिस तरीके से तेजी से चल रहा है, लोग बेहाल हैं गर्मी से क्योंकि लाइट इनके गाँव में नहीं आ रही और ये स्थिति लोगों के सामने है। लोग जाएं तो जाएं कहाँ। 13 दिनों से विद्युत आपूर्ति बुरी तरह से बंद है, ठप पड़ी है और अंधेरे में जीवन जीने को लोग ग्रामीण हैं। तेरह दिनों से यही हाल है। बिना बिजली से, गर्मी से बुरी तरीके से बेहाल है ग्रामीण। और प्रसिद्ध जुड़ चुके हैं इस खबर पर। प्रसिद्ध 13 दिनों से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, क्या हाल है गाँव में? देखिए, नगर पालिका भरवारी के पांडेमऊ गांव का मामला है जहां 20 मई
की रात को आंधी आई थी, जिसके बाद से जो बिजली के खंभे हैं वो गिर गए थे और जो विद्युत सप्लाई है वो बाधित हो गई थी। और आज 13 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो ना तो वहां की बिजली बनाए हैं और ना ही वहां पे किसी ने आज तक जांच पड़ताल भी की है। और जो गांव है वो 13 दिन से बिजली के बिना अंधेरे में रह रहा है। वहां पे पानी की किल्लत हो गई है, लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उनकी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। अभी तक कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है। 13 दिनों से यही हाल है, बिजली नहीं आ रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ।